हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। देखिए एनसीईआरटी रिकैप सेशंस चल रहे हैं हमारे और बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 साइटोलॉजी का एक यूनिट, एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये 5th पार्ट है। ये पार्ट देखने से पहले के 4 पार्ट्स ज़रूर देखो कि काफ़ी छोटे मोटे कंसेप्ट हम वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं के बेस पे हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग आज बात करेंगे शुगर्स और न्यूक्लियोटाइड्स की। दो टॉपिक में एक साथ ले रहा हूँ बिकॉज एनसीईआरटी ने दोनों को एक बहुत ही शॉर्ट में जो है एक्सप्लेन कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इन दोनों को नहीं लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार हम लोग अब तक का जो हमने सीखा वो एक बार देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं। अगर इनका वेट 1000 डाल्टन से कम आता है तो उसको कहते हो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और अगर वेट 10,000 डाल्टन से ऊपर रहता है तो उसे कहते हो मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स में स्टडी कर ली अब तक। लिपिड्स हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, अमीनो एसिड्स हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और आज यहाँ पे शुगर कंप्लीट कर देंगे और न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट कर देंगे। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में ये 4 थे, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, लिपिड्स और अमीनो एसिड्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो किस किस बात पे डिस्कस करेगा? आज हम बात करेंगे शुगर्स की और न्यूक्लियोटाइड्स की। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग शुगर से शुरू करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, एनसीईआरटी ने तो टेक्स्ट में कहीं पे भी शुगर या इसके बारे में मेंशन किया ही नहीं है। उन्होंने केवल 2 डायग्राम बता के शुगर्स को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी मैं देखूंगा तो उन्होंने हार्डली एक पैराग्राफ लिखा है उसके बारे में, बट मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ शुगर्स क्या होती है। और हमने कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियोज़ बना दिए हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो आप वहाँ पे इन सब के बारे में अगर डिटेल में स्टडी करना चाहो तो आप वहाँ पर कर सकते हो। वहाँ पे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, उसका आइसोमरिज्म, वो सब कुछ अपलोडेड है, वो आप वहाँ पर देख सकते हो। हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको उसका लिंक। अब देखिए शुगर की मैं बात करूँ तो शुगर बेसिकली आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी कि हम बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा यूनिट क्या रहता है? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, इन मोनोसैकेराइड्स का जब पॉलीमराइजेशन होगा, जैसे 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, है ना, 2 मोनोसैकेराइड्स जब मिलते हैं और मिलकर एक डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड्स। ये बन गया डाइसैकेराइड्स। और 3 अगर मोनोसैकेराइड्स मिलके पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बनेंगे ट्राइसैकेराइड्स। तो ये इस तरह से चलता रहता है। और अगर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे तो उसको आप कहोगे पॉलीसैकेराइड्स। यानी कि मोनोसैकेराइड स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, 2 मोनोसैकेराइड्स मिलके डाइसैकेराइड्स बनाते हैं और बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में ज़रूर एनसीईआरटी ने एक अलग से पैराग्राफ दिया है, बट वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? मैक्रोमोलिक्यूल्स वाले सेक्शन में। फिलहाल हम माइक्रोमोलिक्यूल्स के सेक्शन में हैं। अब रही बात शुगर की, तो यहाँ इसको समझना अच्छे से, मैं आपको एक टेक्निकल बताता हूँ। शुगर आप केवल मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स यहीं तक लिमिटेड है। शुगर्स ये जो टर्म है ये केवल मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स तक ही सीमित है। तो 2 ही क्राइटेरिया है कि या तो वो मोनोसैकेराइड हो या वो डाइसैकेराइड हो, प्लस वो स्वीट इन टेस्ट हो, तो आप उसको शुगर कह सकते हो। ट्राइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स ये कभी भी शुगर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर टिपिकल मोनोसैकेराइड्स की, बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया, डिटेल वाले वीडियोस अलग है, आप देख सकते हो वहाँ पे। हम यहाँ केवल एनसीईआरटी करने बैठे यहाँ पे। देखो शुगर में अगर मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं, तो शुगर्स में मोनोसैकेराइड्स में अगर हम बात करें एक सिंगल यूनिट की, हम बात करें सैकेराइड की, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन है। जैसे कि अगर 3 कार्बन होंगे तो कहा जाता है ट्राइओज, 4 कार्बन होंगे तो कहा जाएगा टेट्रोज, 5 कार्बन वाली शुगर को कहते हैं पेंटोज, और 6 कार्बन वाली शुगर को कहा जाता है हेक्सोज। हालांकि एनसीईआरटी ने ये सब टर्म्स नहीं दिए हैं, बट ये बहुत बेसिक से मैं जो आपको समझा रहा हूँ। तो पेंटोज और हेक्सोज, 5 कार्बन और 6 कार्बन। अब एनसीईआरटी ने ट्राइओज, टेट्रोज की कहीं पे बात ही नहीं की है। एनसीईआरटी ने केवल 2 डायग्राम दे दिए, एक पेंटोज का और एक हेक्सोज का, यानी 5 कार्बन वाली शुगर और 6 कार्बन वाली शुगर। अभी एनसीईआरटी का एक पिक्चर है, एनसीईआरटी ने केवल डायग्राम दे दिया। ये ग्लूकोज का पिक्चर है। ठीक है, ग्लूकोज कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज आ जाएगा आपका हेक्सोज की कैटेगरी में। अब यहाँ इस डायग्राम को अगर आप समझें अच्छे से, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना रिंग के अंदर की तरफ है। पहली बात तो कार्बन नंबरिंग देखना आप, ये पहला कार्बन,
ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। टोटल ग्लूकोज में 6 कार्बन है, लेकिन जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि 6th कार्बन रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर नहीं होता। केवल रिंग के अंदर बात करें तो केवल 5 कार्बन ही रिंग के अंदर है, और जो 6th मेंबर है रिंग का वो कार्बन नहीं है, वो क्या है, ऑक्सीजन। ये डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा ना। 6 इस रिंग में 6 मेंबर्स हैं, लेकिन कार्बन 5 ही है, एक मेंबर ऑक्सीजन है, और छठा कार्बन रिंग के बाहर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, राइबोज शुगर की, राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर का एग्जांपल, ये ध्यान रखना है आपने। राइबोज शुगर पेंटोज शुगर है और ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर है इसलिए इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। इसमें भी सेम वही फंडा है, ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। देखो ये स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आगे जाके डीएनए और आरएनए में भी आपको मिलेगा। पांचवा कार्बन रिंग से बाहर सिचुएटेड होता है। क्वेश्चन अगर आता है कि रिंग में कितने मेंबर्स हैं, तो अपना आंसर होगा 5 मेंबर्स हैं। इसमें से 4 है कार्बन और 1 है ऑक्सीजन, लेकिन पांचों कार्बन नहीं है, पांचवा कार्बन रिंग से बाहर है। और ग्लूकोज में भी 1 कार्बन रिंग से बाहर रहता है। तो ये ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है शुगर का, राइबोज का और ग्लूकोज का। इनका एक बेसिक फॉर्मूला आप ऐसे कह सकते हो कि जो CnH2n और ON, तो जितने कार्बन होंगे इसमें उतने ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन। जैसे कि N की वैल्यू अगर हम 5 रखें, तो जब N की वैल्यू 5 होगी यानी कार्बन हो गए 5, तो ये बन जाएगी पेंटोज शुगर। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा C5H10O5, और N की वैल्यू 6 रखोगे तो C6H12O6। तो ये ग्लूकोज और ये राइबोज। इस राइबोज को ध्यान से देख लेना, अभी जब हम न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे तो वापस राइबोज शुगर ही वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन में यूज आता है। चलिए बस इतना ही है एनसीईआरटी में शुगर के बारे में। डिटेल्स वाले वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पर पूरा डिटेल में जो है कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। देखो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली पहले तो इसका फॉर्मेशन समझते हैं हम लोग। न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे नाइट्रोजनस बेसिस। सबसे पहली जो है हमारी रिक्वायरमेंट वो है नाइट्रोजनस बेसिस। ऐसे बेसिस, अब देखो नाम में ही समझ में आ रहा है ये बेस है, और एक ऐसे बेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। ये बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स हैं, है ना, इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो नाइट्रोजनस बेसिस की मैं बात करूँ तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसमें आपको 2 रिंग्स दिख रही होगी, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस रिंग्स। ये देखो आप नाइट्रोजन, ये बिकॉज इतने सारे नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट हैं इसलिए इनको नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है। तो नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, और ये 2 तरह की होती है, एक है प्यूरिन और एक है पायरिमिडिन। एनसीईआरटी ने इसमें डिफरेंशिएट तो नहीं किया है पॉइंट, पर मैं आपको बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम्स दे रखे हैं, तो आप ध्यान रखें। जैसे अभी आपके सामने प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, तो आपको इसमें कितनी रिंग्स दिख रही है, 2 रिंग्स दिख रही है। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन में सबसे बड़ा फर्क यही है कि प्यूरिन में 2 रिंग्स होती है और पायरिमिडिन में केवल एक सिंगल रिंग होती है। ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। प्यूरिन 2 रिंग्स वाले, और प्यूरिन के 2 एग्जाम्पल्स है एडिनाइन और ग्वानिन। ठीक है, ये एडिनाइन और ग्वानिन, ये नीचे स्ट्रक्चर एडिनाइन का जो एनसीईआरटी में दे रखा है आपके। अब पायरिमिडिन्स की बात करें तो पायरिमिडिन्स 3 है, साइटोसिन, थाइमोसिन और यूरासिल। अब अगर आपको ये याद नहीं रहता हो कि सर ये कैसे याद करना है कि कौन सा प्यूरिन है और कौन सा पायरिमिडिन है, तो बहुत सिंपल है ये, आप इसको आप ऐसे गैप से याद कर सकते हो, ग्वानिन, एडिनाइन और प्यूरिन। इस गैप से आप याद कर लें कि ये प्यूरिन्स हैं, और बाकी साइटोसिन, थाइमोसिन, यूरासिल, पायरिमिडिन्स है तीनों। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने कहा न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी नाइट्रोजनस बेसिस की। तो 5 नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास में है। अब इन नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में सबसे पहले हम अटैच करेंगे एक शुगर मॉलिक्यूल। अब शुगर मॉलिक्यूल इस केस में कौन सी होगी, पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर भी अगर मैं बात करूं तो डीएनए में अलग होगी और आरएनए में अलग होगी। चलो डीएनए आरएनए की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जब एक शुगर के साथ बाइंड होता है तब जाकर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, न्यूक्लियोसाइड का है मैंने, ना न्यूक्लियोटाइड नहीं कहा। न्यूक्लियोसाइड कब बनता है, जब नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर मिलते हैं। ठीक है, अब बात करूँ शुगर की, तो 2 तरह की शुगर न्यूक्लियोटाइड्स में यूज होती है। अब आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया, तो स्ट्रक्चर आ गया तो आप देख लो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। 5 कार्बन की शुगर यानी कि पेंटोज शुगर। ठीक है, 5वां कार्बन रिंग से बाहर है,
और दो तरह की शुगर होगी, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। अगर राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी तो इन न्यूक्लियोटाइड्स से बनेगा डीएनए, सॉरी आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए। अभी मैं बताऊंगा आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी। और 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी तो बनेगा डीएनए। ये डीएनए और आरएनए का बहुत बड़ा फर्क है। राइबोज शुगर आरएनए बनाती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए बनाती है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है आरएनए, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज को, उसको भी देख लेते एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर तो दिया ही है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पूरा का पूरा जो है ये डिटेल में है, उसके भी वीडियोस अपलोडेड है, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, शुगर 2-डीऑक्सीराइबोज, यानी वो ये कह रहा है कि राइबोज का स्ट्रक्चर लो और सेकंड कार्बन की बात करो। तो राइबोज का स्ट्रक्चर लेते हैं, ये राइबोज का स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये टिपिकल राइबोज का स्ट्रक्चर। ये कह रहा है सेकंड कार्बन लो, तो सेकंड कार्बन यानी ये वाला कार्बन पे आते हैं। अब वो कह रहा है इस सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन डीऑक्सी मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो सेकंड कार्बन पे OH है, इस OH में से ऑक्सीजन अगर मैं रिमूव कर दूं तो जो अब पीछे स्ट्रक्चर बचेगा वो है 2-डीऑक्सीराइबोज। यही फर्क है बस राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज में। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से हटाया आपने? सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटाया, इसलिए इसको 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। और अब ये शुगर से जब न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे तो उन न्यूक्लियोटाइड्स से बनेंगे डीएनए, और राइबोज शुगर यूज करोगे तो बनेगा आरएनए। केवल सेकंड प्राइम कार्बन पे OH होगा तो आरएनए और केवल H होगा तो डीएनए। तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, है ना। तो ये लो आपके सामने, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में हमने कहा कि इस पेंटोज शुगर में हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस जोड़ दो, और ये जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा ये पहले कार्बन पे जुड़ता है हमेशा, ये ध्यान रखो आप। ये लो हमने पहले कार्बन पे ये जोड़ दिया एक नाइट्रोजनस बेस। नंबरिंग वापस कर देता हूँ, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो पहले कार्बन पे हमने जोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड का। अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं एक फॉस्फेट जोड़ दूं तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। नाइट्रोजनस बेस में शुगर जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जब हम फॉस्फेट ऐड करते हैं तो वो फॉस्फेट ऐड करते हैं शुगर के 5वें कार्बन पे। ये लो आपके सामने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आ गया, है ना। ध्यान क्या रखना है, पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जोड़ेंगे और 5वें कार्बन पे आप जोड़ोगे फॉस्फेट ग्रुप। ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं करना है। तो अब क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। तो ये अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें एक तो है आपके पास में राइबोज शुगर, एक है नाइट्रोजनस बेस और एक है फॉस्फेट ग्रुप। राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तब जाकर बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना, पॉली मतलब बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपस में क्या करते हैं? एक पूरा का पूरा चेन बनाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनता है न्यूक्लिक एसिड्स। और ये न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले वीडियोस को हमने एनसीईआरटी रिकैप सेशन में भी अपलोड कर रखे हैं, और पूरा डिटेल में डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा रखा है। डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में इनके बारे में बात की है। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको इनको और डिटेल में स्टडी करना है तो। बट हम लोग इस वीडियो में केवल एनसीईआरटी तक ही लिमिट रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की। एक बार वापस शॉर्ट में बता दूं, नाइट्रोजनस बेस के साथ जब एक शुगर ऐड होगी तो न्यूक्लियोसाइड, इस शुगर के साथ एक फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस एडिनाइन की। एडिनाइन, इस नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर आप एक शुगर ऐड कर दोगे तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम है एडिनोसिन। नाम चेंज हो रहा है, देखो एडिनाइन के न्यूक्लियोसाइड को हम कह रहे हैं एडिनोसिन, और एडिनोसिन से जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसका नाम है एडिनाइलिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस का नाम क्या है? एडिनाइन। न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? एडिनोसिन। और न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? एडिनाइलिक एसिड। क्लियर? तो एडिनाइन और एडिनोसिन में क्या फ़र्क है? तो एडिनाइन एक नाइट्रोजनस बेस है और एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, एडिनाइलिक एसिड उसका न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तीनों नाम अलग अलग हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले टर्म्स यही है। एनसीईआरटी ने इनके डायग्राम्स भी दिए हैं तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस एडिनाइन, कैसे पहचानोगे कि ये एक प्यूरिन है? तो आप नंबर ऑफ रिंग्स देखना, अगर 2 रिंग्स हैं तो ये प्यूरिन ही होते हैं।
आगे चलते हैं। अब इस एडिनाइन को अगर मैं एक शुगर के साथ जोड़ दूं, पेंटोज शुगर के साथ जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन। तो ये स्ट्रक्चर है एडिनोसिन। कैसे आइडेंटिफाई करना है? ये देखो आपके सामने, ये एक पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है। ये कैसे पता है राइबोज या डीऑक्सी राइबोज है? तो सेकंड कार्बन को देखो, सेकंड कार्बन पे OH है, मतलब ये राइबोज है। O नहीं होता तो ये डीऑक्सी राइबोज है। ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे हमने जोड़ दिया एडिनाइन। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। पहले कार्बन पे एडिनाइन जुड़ा है, सेकंड कार्बन पे OH है, तो ये क्या है? एडिनोसिन। क्लियर? अब अगर ये राइबोज शुगर की जगह डीऑक्सी राइबोज शुगर होती तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। यहाँ अगर देखो समझना है इसको, एडिनाइन के साथ में अगर मैंने राइबोज शुगर जोड़ा तो एडिनोसिन, और अगर इसके साथ में अगर मैं डीऑक्सी राइबोज जोड़ता तो ये होता डीऑक्सी एडिनोसिन या डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन। तो ये आपको उस हिसाब से नेमिंग है सारी की सारी, वो हमने हमारे डिटेल वाले वीडियो में डिस्कस किए है, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसी के 5वें कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा? एडिनाइलिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर है। अब देखो ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखे है ना, बिल्कुल टफ नहीं है भाई, बिल्कुल टफ नहीं है। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं कर पाते, ये बिल्कुल टफ नहीं है। ये एडिनाइन का स्ट्रक्चर, ये पेंटोज शुगर राइबोज शुगर है, इस पे एडिनाइन जोड़ दोगे तो एडिनोसिन बन गया, इस पे एडिनाइन के साथ साथ में फॉस्फेट भी जोड़ दिया तो एडिनाइलिक एसिड बन गया। इसमें कुछ टफ है ही नहीं, यहाँ बहुत आसान सा चीज़ें हैं, आप समझ जाओगे अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हो। ग्वेनिन की बात करो तो ग्वेनिन के न्यूक्लियोसाइड को हम क्या बोलेंगे? ग्वेनोसिन। सिमिलर नेम है। न्यूक्लियोटाइड का तो ग्वेनाइलिक एसिड, है ना, सिंपल सा है। आप देखो एडिनोसिन ग्वेनोसिन राइमिंग वर्ड्स जानबूझ के ऐसे रखे गए ताकि याद करने में आसानी हो। एडिनाइलिक एसिड ग्वेनाइलिक एसिड। क्लियर? अब आप सोचोगे कि सर इनके नाम में एसिड कहाँ से आया? तो ये भाई इसलिए आया क्योंकि ये जो फॉस्फेट जुड़ा है ना, ये फॉस्फेट जुड़ा है फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में। ये देखो आप, ये जो जुड़ा है, अगर आप इसको देखोगे तो जो आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में H3PO4, तो ये देख लो आप, ये H3PO4 है, PO4। तो ये फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया आपने, इसलिए न्यूक्लियोटाइड के नाम में आ गया एडिनाइलिक एसिड और ग्वेनाइलिक एसिड। बिल्कुल रटने की जरूरत है ही नहीं। एसिड नाम आ रहा है मतलब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा तभी एसिड नाम आ रहा है, और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड ही हो सकता है। और बात करते हैं हम लोग साइटोसिन की बात करो तो साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड का नाम है साइटिडिन, और न्यूक्लियोटाइड साइटिडाइलिक एसिड। यूरासिल यूरिडिन यूरिडाइलिक एसिड। यूरासिल के भी डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो वो हम समझ लेते हैं। देखो आप यहाँ पर बात करो, यूरासिल की बात करते हैं हम लोग। कितनी रिंग्स दिख रही है भाई? एक रिंग दिख रही है आपको केवल, तो मतलब ये क्या होगा? ये एक पायरामिडिन है और ये है यूरासिल का स्ट्रक्चर। अब इस यूरासिल को अगर मैं जोड़ दूँ राइबोज शुगर के साथ तो क्या बन जाएगा? इसका न्यूक्लियोसाइड। अब आप पहचानो ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है, तो आप 5वां कार्बन देखो, इसका 5वें कार्बन पे फॉस्फेट नहीं है, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है, और पहले कार्बन पे यूरासिल अटैच्ड है। क्लियर? तो ये क्या बन गया? ये स्ट्रक्चर हो गया यूरिडीन का। क्लियर? तो यूरासिल का न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन और न्यूक्लियोटाइड यूरिडाइलिक एसिड। नेक्स्ट है थाइमिन, थाइमिडिन और थाइमिडाइलिक एसिड। तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो समझ लो, अगर आपने पीछे एसिड लगा दिया तो न्यूक्लियोटाइड ही है क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया है। रही बात न्यूक्लियोसाइड को याद करने की, तो देखो प्यूरिन्स हैं ये दोनों, एडिनाइन और ग्वेनिन क्या है? प्यूरिन। तो प्यूरिन को आप एडिनोसिन ग्वेनोसिन, एक जैसा नाम, और पैरामिडिन्स के लिए साइटिडिन यूरिडिन थाइमिडिन, एक जैसा नाम, और ये नाम राइम करता है पायरिमिडिन के साथ में। ये देखो आप समझने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। पायरिमिडीन्स के जितने भी न्यूक्लियोसाइड है उन सब के पीछे भी डीन लगता है। ये लो आप, क्या मुश्किल है इसमें याद करना? कुछ भी मुश्किल नहीं है, मतलब सारे नाम ऐसे हैं ना जो अपने आप याद हो जाए आपको। तो ये थे न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का पूरा केमिस्ट्री। ठीक है, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है और कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। और ये जो स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले पाया बिकॉज एनसीईआरटी ने लिमिट कर रखा है। मुझे डिटेल में पढ़ना हो तो भाई एक तो इनहेरिटेंस वाला जो है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो पूरा अपलोडेड है। उसके अलावा मैंने डीएनए आरएनए को के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल्ड तरीके से अलग से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप वहाँ पे वो सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्री में आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो मुझे व्हाट्सएप करें, मेल करें, या मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आप लोगों के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन करें और
ताकि आपको और भी बेहतर से बेहतर हम वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच।